पंचतंत्र की कहानियां। आज की कहानी है 3 मछलियां। एक समय की बात है। एक घने जंगल के अंदर बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थीं, जिनमें से 3 मछलियां एक दूसरे की पक्की दोस्त थीं। इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। इनमें से पहली मछली थी, वह बहुत समझदार थी। वह संकट आने के पहले ही अपना बचाव कर लेती थी। दूसरी मछली थी, वह बहुत बुद्धिमान थी। वह संकट आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। तीसरी मछली कहती कि अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थीं, वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थीं। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे खुश होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, लगता है ये जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घिर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहां से चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। समझदार मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। उसकी बात सुनकर बुद्धिमान मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है। हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा, मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल फंसूं ही ना। तीसरी मछली बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे, और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। समझदार मछली ने अपनी योजना अनुसार वहां से जाना ही उचित समझा और वह तुरंत वहां से चली गई। और बाकी 2 मछलियां जलाशय में ही रुकी रहीं। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु बुद्धिमान मछली अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। वह उस लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, बाकी मछलियां तो तड़पने लगीं, लेकिन वह दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा, तो उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। आख, ये तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर मछुआरे ने उसे जलाशय में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही वह तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वही दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी तीसरी मछली, जो केवल अपने भाग्य पर विश्वास करती थी, कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। आज की कहानी है ब्राह्मण और 3 ठग। किसी गांव में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था।
वह बहुत विद्वान था और लोग आए दिन उसे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ से भोजन करके आ रहा था। लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दी, जिससे ब्राह्मण रोजाना उसका दूध पी सके। बकरी बड़ी मोटी ताजी थी। ब्राह्मण बकरी को कंधे पर लादकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे 3 ठग मिले। धूर्तों ने जब ब्राह्मण के कंधे पर मोटी ताजी बकरी देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने सोचा, बकरी का मांस बड़ा स्वादिष्ट होगा, यदि किसी तरह बकरी मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। पर बकरी मिले तो कैसे मिले? मांगने से तो ब्राह्मण बकरी देने वाला नहीं। तीनों ठग आपस में सोच विचार करने लगे। एक ठग ने कहा, ब्राह्मण इस तरह तो बकरी देगा नहीं, उसे किसी प्रकार मूर्ख बनाकर बकरी ले लेनी चाहिए। दूसरे ठग ने भी पहले ठग की बात का समर्थन किया, पर प्रश्न यह पैदा हुआ कि ब्राह्मण को मूर्ख बनाया जाए तो किस प्रकार बनाया जाए? तीनों ठग ब्राह्मण को मूर्ख बनाने के लिए उपाय सोचने लगे। तीसरा ठग बोल उठा, मैंने ब्राह्मण को मूर्ख बनाने का उपाय सोच लिया है। तीसरे ठग ने दोनों साथियों के कानों में अपना उपाय बता दिया। ब्राह्मण कंधे पर बकरी रखे हुए अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था। तीनों ठग भी ब्राह्मण के दाएं बाएं चलने लगे। कुछ दूर जाने पर पहला ठग ब्राह्मण के सामने जा पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, कंधे पर कौन सी चीज रखकर ले जा रहे हो? क्या अंधे हो? दिखाई नहीं दे रहा है कंधे पर बकरी है। और क्या है? ठग बोला, बकरी है? क्या कह रहे हो? तुम्हारे कंधे पर तो कुत्ता है, कुत्ते को बकरी कह रहे हो? अरे पागल तो नहीं हो गए हो? राम राम, ब्राह्मण होकर कंधे पर कुत्ता लादे हो, लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सचमुच तुम अंधे ही हो, तभी तो बकरी को कुत्ता कह रहे हो। जाओ जाओ, अपनी आंख का इलाज कराओ भाई, यहां से जाओ। मुझे क्या, तुम कंधे पर बकरी लादो या कुत्ता, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हें कंधे पर कुत्ता लादे हुए देखकर लोग तुम्हारी बदनामी तो करेंगे ही, कहेंगे अब ऐसा जमाना आ गया कि ब्राह्मण कंधे पर कुत्ते लादने लगे। पहला ठग अपनी बात समाप्त करके ब्राह्मण के सामने से दूर चला गया। कुछ और आगे जाने पर दूसरा ठग ब्राह्मण के सामने पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, ये कंधे पर क्या लादे हुए हो? बछड़ा? क्या बछड़े की टांग टूट गई है? अरे अरे, दिन में भी तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसीलिए बकरी को बछड़ा कह रहे हो। अरे भाई, मेरे कंधों पर बछड़ा नहीं, बकरी है, बकरी। ये मुझे दक्षिणा में मिली है। ब्राह्मण देवता, लगता है तुम्हारा सिर फिर गया है, इसीलिए तुम बछड़े को बकरी कह रहे हो। मैं तो साफ साफ देख रहा हूं तुम्हारे कंधे पर बछड़ा है। मुझे क्या कंधे पर बकरी लादो या बछड़ा, मैंने जो देखा उसके बारे में तुमसे पूछ लिया। दूसरा ठग भी अपनी बात समाप्त करके ब्राह्मण के सामने से खिसक गया। ब्राह्मण के मन में संदेह पैदा हो उठा। क्या बात है? एक आदमी ने तो कहा कंधे पर बकरी नहीं, कुत्ता है, और दूसरे आदमी ने कहा कंधे पर बकरी नहीं, बछड़ा है। क्या सचमुच मेरे कंधे पर बकरी नहीं, कुछ और है? और आगे जाने पर तीसरा ठग भी ब्राह्मण के सामने जा पहुंचा और बोला, वाह वाह, ब्राह्मण होकर कंधे पर गद्दी का बच्चा लादे हुए हो। राम राम, कैसा समय आ गया। क्या कह रहे हो? मेरे कंधे पर तो बकरी है, तुम बकरी को गद्दी का बच्चा बता रहे हो? अंधे हो क्या? मैं अंधा हूं या नहीं, तुम पागल अवश्य हो। कंधे पर गद्दी का बच्चा लादे हुए हो और उसे बकरी बता रहे हो। पागल न होते तो ऐसा न कहते। तीसरा ठग भी अपनी बात समाप्त करके आगे बढ़ गया। ब्राह्मण के मन का संदेह प्रबल हो उठा। वह सोचने लगा, यम अवश्य कोई ना कोई बात है। तभी एक आदमी ने बकरी को कुत्ता, दूसरे आदमी ने बछड़ा और तीसरे आदमी ने गद्दी का बच्चा बताया। कहीं यह बकरी बकरी न होकर भूत तो नहीं है? जरूर भूत ही है, तभी भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। ब्राह्मण डर गया। वह बकरी को कंधे से फेंककर भाग खड़ा हुआ। तीनों ठग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हाँ, हमने ब्राह्मण को कैसा मूर्ख बनाया। तीनों ठग बकरी को अपने घर ले गए। बकरी का क्या हाल हुआ, यह बताने से क्या लाभ? लाभ की बात तो यह है कि सदा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण यदि बुद्धि से काम लेता तो धूर्तों के द्वारा ठगा न जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी झूठ को अगर कई बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें और किसी के मुख से सुनी बात को सच न मानकर उस पर सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करें और सदा अपनी बुद्धि से ही काम करना चाहिए। आज की कहानी है मूर्ख बंदर और चिड़िया। एक बार की बात है,
एक जंगल के किसी घने पेड़ पर एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बीता रहे थे। फिर आया सर्दियों का मौसम। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नजर पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, देखो, यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं। इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। उन बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी चिड़िया यह सब देख रही थी। ये सब देखकर उससे चुप नहीं रहा गया और वो बंदरों से बोल पड़ी, तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी है। तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? चिड़िया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। तभी एक बंदर की नज़र दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो, हवा में चिंगारी उड़ रही है। इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। ये देख चिड़िया फिर बोल पड़ी, बंदर भाइयों, ये चिंगारी नहीं है, ये तो जुगनू है। इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग 2 पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। एक बंदर क्रोध से चिड़िया की ओर देखकर गुर्राया। मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी राह हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। चिड़िया ने फिर सलाह दी, भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं। जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उसे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने चिड़िया को घूरा। आग नहीं सुलगी और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर निराश हो गए तो चिड़िया फिर बोल उठी, भाइयों, आप मेरी सलाह मानिए। कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भड़ककर आगे बढ़ा और उसने चिड़िया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा। चिड़िया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और उसे बहुत चोट लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। 1. बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। 2. मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। आज की कहानी है शेर और खरगोश। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर बहुत ही बलवान था। उसको अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि कोई भी जानवर उसके आगे टिक नहीं पाएगा। इसीलिए वो जंगल के जानवरों को मार कर खा लेता था। वो प्रतिदिन कई जानवरों का शिकार करता था। उसमें से कुछ खाता था और कुछ को चीर फाड़ के फेंक देता था। शेर के इस तरह के शिकार के कारण जंगल के सभी जानवर बहुत ही डरे हुए और परेशान थे। उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं वो उस निर्दयी शेर के शिकार न बन जाएं। इसके अलावा जानवरों को इस बात का भी डर था कि अगर ये शेर रोज दर्जनों जानवरों को मारता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। इस विषय में सभी जानवरों ने एकत्र होकर इसका उपाय निकाला और शेर के पास जाने का फैसला किया। सभी जानवर एकत्र होकर शेर के पास पहुंचे। सभी जानवरों को एक साथ देखकर शेर बहुत ही खुश हुआ। वो अपने मन में सोच रहा था कि जंगल के सभी जानवर यही आ गए। आज मुझे भोजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जानवरों को देखकर शेर ने एक तेज दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी का शिकार करने वाला हो। सभी जानवरों की तरफ से सियार ने जंगल के राजा उस निर्दयी शेर से निवेदन करते हुए कहा, हम सभी जानते हैं कि आप हमें कभी भी मारकर खा सकते हैं। आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा है। अगर आप ऐसे ही जानवरों को मारते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। फिर आप किसका शिकार करेंगे? हम सभी जानवरों ने मिलकर एक उपाय सोचा है। हम चाहते हैं कि आप भी जीवित रहे और हम भी। इससे आपको रोज भोजन भी मिलता रहेगा
और हम जानवरों को कुछ और दिन जीने का मौका भी मिल जाएगा। जानवरों की बात सुनने के बाद शेर गुर्राकर बोला। तुम लोग क्या चाहते हो? तो जानवरों ने निवेदन करते हुए कहा, सरकार, हम बस यही चाहते हैं कि आप अंधाधुंध शिकार करना छोड़ दें। आप केवल अपनी गुफा में आराम से बैठे रहे। रोज हम में से एक जानवर आपके पास आ जाया करेगा, जिससे आपको बिना कुछ किए ही भोजन मिलता रहेगा। इस तरह से हम जानवर व्यर्थ में मारे जाने से बच जाएंगे। शेर को जानवरों की ये बात पसंद आ गई। उसने जानवरों से कहा, मैं तुम लोगों की इस बात को स्वीकार करता हूं। आज से मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। लेकिन याद रहे, अगर मुझे किसी दिन भोजन नहीं मिला तो मैं एक ही दिन में सारे जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने शेर से कहा, आप इस बात की चिंता न करें, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपको रोज भोजन मिलता रहेगा। इसके बाद हर रोज जानवरों में से कोई जानवर शेर के पास आता और शेर उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेता। ऐसा करते हुए धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जंगल में एक खरगोश भी रहता था। वो देखने में तो छोटा था, लेकिन बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। एक दिन उस खरगोश की बारी आई। शेर के पास जाते हुए उसके मन में विचार आया कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं अपने प्राण और सभी जानवरों के प्राण इस शेर से बचा सकूं? बहुत देर तक विचार करने के बाद चतुर खरगोश ने एक तरकीब निकाली। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से गया। शेर भूख के कारण बहुत ही व्याकुल था। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, जोर से गुर्राकर बोला, मैं इतनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं और तुम इतनी देर से आए हो। तुम इतने छोटे हो कि तुमसे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। सभी जानवरों ने मुझे धोखा दिया है। मैं एक ही दिन में सभी जानवरों को मारकर काम खत्म कर दूंगा। खरगोश ने शेर के सामने सिर झुकाकर बोला, आप क्रोधित न हो, इसमें जानवरों का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो ठीक समय पर मेरे साथ 5 खरगोश और भेजे थे। शेर गुस्से से दहाड़ता हुआ बोला। तो बाकी के 5 खरगोश कहाँ गए? खरगोश बड़ी नम्रता से बोला, मेरे साथ 5 और खरगोश आपके पास ही आ रहे थे। रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। उसने गरज कर बोला, कहाँ जा रहे हो? हमने उससे कहा कि हम जंगल के राजा के पास जा रहे हैं। इस बात पर वो गुस्सा हो गया और बोला, इस जंगल में सिर्फ एक ही राजा है और वो मैं हूँ। उसने मेरे 5 साथियों को मार डाला और उसने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि उनका राजा आप नहीं, दूसरा राजा है। खरगोश की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने गुस्से में कहा, वो मुझसे मुकाबला करेगा। बताओ मुझे वो दुष्ट कहाँ रहता है। मुझे ले चलो उसके पास। पहले मैं उसका शिकार करूंगा, फिर तुम्हें खाऊंगा। इस पर खरगोश ने कहा, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। चालाक खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला, वो यही था, लगता है कहीं छुप गया है। उसका किला धरती के भीतर है। आप उसे ललकारेंगे तो वो बाहर जरूर आएगा। शेर क्रोध में कुएं की दीवार पर चढ़ गया और कुएं में झांक कर देखा तो उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। शेर को लगा सचमुच दूसरा शेर है। पानी में देखते हुए उसने तेज से दहाड़ लगाई। उसकी ही आवाज कुएं से टकराने के बाद वापस आई, जो उसी की दहाड़ जैसी थी। शेर को लगा दूसरा शेर उसे देखकर दहाड़ रहा है। शेर क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद फिर क्या था, कुएं में कूदने के बाद वो बाहर निकलने के छटपटाने लगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया और उसी कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। खरगोश ने वापस जंगल जाकर सबको शेर के मरने की खबर सुनाई। इससे सभी जानवर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ने खरगोश को धन्यवाद दिया और सभी ने उसके चालाकी और बुद्धिमानी की प्रशंसा भी की। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अधिक बलवान से जीतने के लिए बल का नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए तथा क्रोध में कोई काम न करें, क्योंकि क्रोध में अच्छे और बुरे का ज्ञान नष्ट हो जाता है। आज की कहानी है सुनहरा गोबर। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय प्रदेश में महाकाय वृक्ष था, जिस पर सिंधुक नामक पक्षी निवास करता था। सिंधुका एक दुर्लभ पक्षी था। उस पक्षी की विशेष बात ये थी कि उसकी विष्ठा में स्वर्ण कणों का समावेश होता था। उस पक्षी का यह गुण था जो उसे दुर्लभ बनाता था। एक दिन एक पक्षी शिकारी पक्षियों का शिकार करने के लिए जंगल में आया। हालांकि शिकारी का दिन खराब रहा। वह एक भी पक्षी का शिकार नहीं कर सका। थके हुए शिकारी ने उस पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया जहां सिंधुका रहता था। उसे ज्ञात नहीं था कि सिंधुक पक्षी की विष्ठा स्वर्ण कण युक्त होती है। विडंबना यह है कि सिंधुका ने उसी समय अपना मल उत्सर्जित कर दिया जो शिकारी पर गिरा और तुरंत सोने में बदल गया। विष्ठा को सोने में परिवर्तित होते देख शिकारी अचंभित रह गया।
इससे पहले शिकारी ने कभी सुनहरी बीत वाले पक्षी के बारे में नहीं सुना था। उसने सोचा, इस एक पक्षी को पकड़ना सभी पक्षियों को पकड़ने में समय बर्बाद करने से अधिक लाभदायक है। सुनहरे बूंदों वाली चिड़िया को पकड़ने से मैं निश्चित रूप से अमीर बन जाऊंगा। इसलिए उसने सिंधुका को पकड़ने के लिए पेड़ पर जाल बिछाया। इसके तुरंत बाद सिंधुका शिकारी के जाल में फंस गई। सिंधुका को अब बिछाए गए जाल से पर्याप्त सावधानी न बरतने का पछतावा हुआ। शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने सिंधुक को पिंजरे में बंद कर लिया और शहर की ओर चल दिया। वह योजना बना रहा था कि जल्द ही वह पक्षी से निकलने वाली सुनहरी बूंद से अमीर हो जाएगा। घर आकर उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, किंतु पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि यदि किसी तरह इस सिंधुक पक्षी और इसके स्वर्णकण युक्त विष्ठा की बात राज्य के राजा तक पहुंच गई तो राजा उसे दंडित कर देगा। वह भयभीत हो गया। दंड से बचने के लिए उसने निर्णय किया कि वह स्वयं ही राजा से भेंट कर सिंधुक पक्षी के विषय में उन्हें जानकारी दे देगा और उपहार स्वरूप वह पक्षी भी उन्हें दे देगा और बदले में राजा उसे कीमत के रूप में इनाम देगा। अगले ही दिन वह राजा से भेंट करने राजदरबार पहुंच गया और राजा को दुर्लभ पक्षी उपहार में दिया। उसने राजा और दरबार के सदस्यों को भी सोने की बूंदों के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजा खुश हो गया और उसने अपने सेवकों को पक्षी को सोने के पिंजरे में रखने और सिंधुका की अत्यधिक देखभाल करने का आदेश दिया। उस समय दरबार में राजा का मंत्री भी उपस्थित था और ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे शिकारी की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। उसने राजा को परामर्श दिया कि ऐसी अनर्गल बातों पर विश्वास करना आपको उपहास का पात्र बना देगा, इसलिए शिकारी की बातों में न आए। मंत्री ने कहा, यह शिकारी एक धोखेबाज है। वह सोने की बीत वाली चिड़िया क्यों देगा और अपने पास क्यों नहीं रखेगा? राजा से इनाम पाने के लिए यह शिकारी की एक चाल है। मंत्री ने राजा को पक्षी को पिंजरे से मुक्त करने का सुझाव दिया। राजा ने अपने मंत्री की सलाह मानी और सैनिकों को पक्षी को छोड़ने और शिकारी को दंडित करने का आदेश दिया। सेवकों ने आदेश का पालन करते हुए सिंधुक पक्षी को छोड़ दिया। जैसे ही सिंधुका को रिहा किया गया, वह एक ऊंची दीवार पर बैठ गया और अपना मल त्यागने लगा और वह सोने में बदल गया, जिससे राजा और उसके मंत्री आश्चर्यचकित रह गए, यह महसूस होने पर कि उसने गलती की है और सोने की बूंद की अफवाह वास्तव में सच है। राजा ने कुछ ही समय में सैनिकों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पक्षी पहले से ही आजाद था। उड़ते उड़ते सिंधुक कह गया, सबसे पहला मूर्ख मैं था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। दूसरा मूर्ख शिकारी था जिसने व्यर्थ के भय में मुझे राजा के पास ले गया। राजा और मंत्री तो मूर्खों के मूर्ख निकले। राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बात में आ गया और शिकारी के कथन पर विश्वास न कर मुझे छोड़ दिया। इस राज्य में सब मूर्ख मंडल ही एकत्र हुआ है। सिंधुका ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया, जहां कोई उसे पकड़ नहीं सका। वाह वाही! सिंधुका फिर से स्वतंत्र हो गया। इस बार सिंधुका ने खुद से वादा किया कि वह फिर कभी लापरवाही नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और पूरी तरह से जांच करना महत्वपूर्ण है। भले ही तथ्य और अफवाहें असंभव लग सकती हैं, लेकिन अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। कहानी है कौवा और सांप। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढाढ़स बंधाया। हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उसने काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे के निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प ने उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था।
उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खोह से निकला और उसने कौओं का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपनी खोह में लौटकर डकारें लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट-फूट नन्हे कौओं के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी। तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतारकर रखे गए कपड़ों और आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सांप के मरने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवी ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहां शारीरिक शक्ति काम न आए वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। कहानी है चालाक लोमड़ी और ऊंट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर था। उसकी सेवा में एक चीता, एक सियार और एक कौवा थे। साथ ही अन्य जानवर भी थे। जैसा कि वे नियमित रूप से करते थे, एक दिन शेर और उसके साथी जंगल में घूमने निकले। तभी शेर ने कुछ दूरी पर एक ऊंट को देखा। यह ऊंट अपने कारवां से अलग हो गया था और जंगल की हरी घास खाकर अपना पेट पाल रहा था। शेर को इस जानवर पर दया आ गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। चलो चलें और इस असाधारण जानवर से पूछताछ करें कि वह कहां से आया है। एक कौवा जो दूर दूर तक उड़ता रहता है जानकार था, सचेत हो गया और उसने उत्तर दिया, मालिक, इसे ऊंट कहा जाता है और यह जानवर गांवों में रहता है। इस जानवर का मांस अच्छा लगता है, आइए हम इसे मारकर खाएं। लेकिन शेर ने इस पर इनकार कर दिया और बोला, वह जंगल का नहीं है, इसलिए वह हमारा मेहमान है। मैं इसे नहीं मारूंगा। कृपया जाओ और उसे आश्वस्त करो कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा और उसे मेरे पास लाओ। शेर के निर्देश के अनुसार वे ऊंट के पास गए और उसे आश्वासन दिया कि वे उसे शेर के पास लाएंगे। उन्होंने उसका विश्वास जीत लिया और वे ऊंट को शेर के पास ले आए। ऊंट शेर के सामने खड़ा हो गया और झुक गया। उसने भी बताया कि वह कैसे अपने कारवां से अलग हो गया था और वह जंगल में कैसे पहुंचा था।
यह सुनकर शेर ने कहा, हो ऊंट, अगर तुम गांव लौटोगे तो तुम्हें फिर से बोझ ढोने वाला जानवर बना दिया जाएगा। इसके बजाय इस जंगल के अंदर मेरे शासन में रहो। तुम बिना किसी भय के जंगल के हरे भरे घास का आनंद उठा सकोगे। ऊंट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वे शांति से एक साथ रहने लगे। बाद में एक दिन एक पागल हाथी के साथ लड़ाई में शेर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह कुछ कदम भी नहीं चल पा रहा था। शिकार के लिए बाहर जाना तो दूर की बात थी। भोजन की कमी के कारण शेर कमजोर हो गया। जो जानवर उसकी सेवा करते थे वे भी भूखे थे, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए शेर पर निर्भर थे। जब शेर से और सहन नहीं हुआ तो उसने उन्हें बुलाया और कहा, जाओ और कोई ऐसा जानवर ढूंढो जिसका मैं कमजोर हालत में भी शिकार कर सकूं। इस तरह मैं तुम्हें और अपने लिए भी भोजन उपलब्ध करा सकूंगा। सभी जानवर ऐसे जानवर को खोजने के लिए जंगल में भटकते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वापस लौटते समय सियार के पास एक योजना थी। उसने कौवे से कहा, जब भोजन हमारे सामने हो तो जंगल में भटकने का कोई मतलब नहीं है। ऊंट लंबे समय तक हम सभी को भोजन उपलब्ध करा सकता है। कौवे ने उत्तर दिया, वास्तव में आप जो कहते हैं वह सही है, लेकिन मालिक ने अपने शासन के तहत ऊंट को उसकी सुरक्षा की गारंटी दी है। वह उसे मारने से इनकार कर देंगे। सियार ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। मैं मालिक को इस तरह प्रभावित करूंगा कि वह ऊंट को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं शेर के साथ चर्चा करके वापस न आ जाऊं। सियार शेर से मिला और बोला, मालिक, हम पूरे जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई जानवर नहीं मिला। हम सभी को इतने लंबे समय से भोजन नहीं मिला है कि हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। इस परिस्थिति में यदि आप ऊंट को मारने के लिए तैयार हैं तो उसका मांस हम सभी के लिए भोजन प्रदान कर सकता है। शेर ने इस पर इनकार करते हुए बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ऊंट को कैसे मार सकता हूं जबकि उसे मेरा आश्वासन है कि मेरे राज्य में उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। ऐसा सोचना भी पाप है। लेकिन सियार ने कहा, मालिक, आपने उसे अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया है, उसके बाद उसे मारना वास्तव में पाप होगा। लेकिन अगर वह खुद को आपके भोजन के रूप में पेश करता है तो उसे मारना पाप नहीं होगा और उसका प्रस्ताव स्वीकार करें। सियार ने आगे कहा, हम किस काम के हैं? अगर जरूरत के समय हम अपने मालिक की सेवा नहीं कर सकते। कृपया हम में से एक को अपने लिए मार डालो और बाकियों को भूख से मरने से बचाने के लिए मार डालो। शेर सियार को सही ठहराने में असफल रहा और बोला, कृपया वही करें जो आपको लगता है कि हम सभी के लिए सबसे अच्छा होगा। इसके बाद सियार बाकी जानवरों के पास लौट आया और घोषणा की, हमारा मालिक बीमार और कमजोर है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। पूरे जंगल में घूमने के बाद भी हमें कोई जानवर नहीं मिला। अब अपने स्वामी के प्रति अपना ऋण चुकाने का एकमात्र तरीका यह होगा कि हम मालिक को उनके सामने अर्पित कर दें। इस तरह हम में से बाकी लोग भी भूख से मरने से बच जाएंगे। योजना के अनुसार वे सभी शेर के सामने खड़े हो गए और झुक गए। उन्होंने शेर को बताया कि वे अपने भोजन के लिए कोई जानवर ढूंढने में सफल नहीं हुए हैं। कौवे ने कहा, मालिक, हमें आपके भोजन के लिए कोई उपयुक्त जानवर नहीं मिला, इसलिए मैं खुद को पेश करता हूँ। भूख से खुद को बचाने के लिए कृपया मुझे खा ले। सियार ने टोकते हुए कहा, तुम मालिक के लिए मांस देने के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हारा मांस मालिक की भूख भी नहीं मिटा सकता। सियार शेर की ओर मुड़ा और बोला, मालिक, कृपया भूख से बचने के लिए इसके बजाय मुझे खा लें। यह सुनकर शेर ने इनकार में सिर हिला दिया। इस तरह अन्य जानवर खुद को पेश करने लगे, लेकिन शेर उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। ऊंट, जो सब कुछ देख रहा था, सोचने लगा, सब लोग ने अपनी जान को आगे रखा, लेकिन मालिक उनमें से किसी को भी मारने से इनकार कर रहे हैं। तो मुझे क्यों मारेंगे? मैं भी ऐसे ही तरीके से मालिक को खुश करने की कोशिश करूंगा। इस तरह सोचते हुए ऊंट ने दूसरे जानवरों से कहा, तुमने अपने आप को प्रस्तुत किया है, लेकिन मालिक तुम्हें नहीं खा सकते क्योंकि तुम सभी मांसाहारी हो और खुद शेर की तरह ही एक ही श्रेणी में आते हो। तैयार रहो क्योंकि मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। इससे ऊंट आगे आया और शेर के सामने झुक गया। उसने कहा, मालिक, आपको इनमें से किसी भी जानवर को मारने की जरूरत नहीं है। कृपया इसके बजाय मुझे खा लें। मैं आपके आरण के बदले में खुद को प्रस्तुत करता हूं।
कृपया आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लें। जैसे ही उसने यह बोला, अन्य जानवर खुशी से झूम उठे। पहले से ही सियार के बहकावे में आकर शेर और बाकी जानवर उस पर झपट पड़े। उसे मार डाला गया और सभी जानवरों ने मिलकर उसे खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप दुष्ट लोगों की संगति में हों तो सदैव सावधान रहें, उनकी मीठी बातों में न आएं। आज की कहानी है मेंढक और बैल। एक घने जंगल के पास एक नदी बहती थी और उसी जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। वो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। उन्हीं में एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ उसी तालाब में रहता था। वो खूब खाता पीता और मस्त रहता था। इसी वजह से उस मेंढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और वो उस तालाब का सबसे बड़ा और विशाल मेंढक बन चुका था। उस मेंढक को अपने बड़े शरीर पर बड़ा घमंड हो चला था। उसके बच्चे भी उसे देखकर काफी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े, शक्तिशाली और बलवान हैं। वो मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में बड़ाई मारने वाली मनगढ़ंत व झूठी कहानियां सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। समय यूं ही बीत रहा था कि एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए और जब वो पास के एक गांव में पहुंचे तो वहां उनकी नजर एक बैल पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कभी इतना विशाल और बड़ा जीव नहीं देखा था। उनकी जिंदगी तो अब तक तालाब तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था, इसलिए उस बैल को देखकर वो डर गए, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। इसी बीच घास खाते खाते बैल ने जोर से हुंकार लगाई। बस फिर क्या था, तीनों बच्चे डर के मारे भागकर सीधे तालाब में अपने पिता के पास आ गए। उनके घमंडी पिता ने उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने अपने पिता को बताया कि हमको तो आज तक यही लगता था कि आप ही इस दुनिया में सबसे विशाल, बड़े और ताकतवर हो, लेकिन हमने आज आपसे भी बहुत बड़ा, विशाल और ताकतवर जीव को देखा। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है कि दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेंढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? तो उन्होंने अपने पिता को विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया कि उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। यह सुनते ही मेंढक के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया ताकि उसका शरीर बड़ा दिखे और अपने बच्चों से कहा, क्या वो इससे भी बड़ा जीव था? उसके बच्चों ने कहा, हाँ, वो आपसे बहुत बड़ा था। मेंढक का क्रोध बढ़ गया। उसने गुस्से में आकर और भी ज्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और फिर पूछा, क्या अब भी वो जीव मुझसे बड़ा था? बच्चों ने कहा, हाँ पिताजी, ये तो कुछ भी नहीं, वो आपसे कई गुना बड़ा था। मेंढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है, और वो सांस फुला फुलाकर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और वो फट गया, और अपने इस झूठे अहंकार के चक्कर में वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि झूठे दिखावे और अहंकार से दूर रहना चाहिए। किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि खुद का ही नुकसान होता है, जैसा कि उस घमंडी मेंढक का हुआ। विनम्र रहें और अपनी शक्ति या हुनर का सही इस्तेमाल करें, न कि झूठा दिखावा। आज की कहानी है बोलने वाली गुफा। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर-थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। थका हारा वह अभी घूम ही रहा था कि उसकी नज़र एक गुफा पर गई। कुछ देर आराम करने के मन से वह उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया।
वहां पहुंचकर जब उसने गुफा देखी तो उसने सोचा कि यहाँ जरूर कोई जानवर रहता होगा और रात में वह इसमें अवश्य आएगा। क्यों न इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए, और जैसे ही वो आएगा आज मैं उसे ही मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के द्वार पर अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देख लिए। बहुत ध्यान से देखने पर उसे लगा कि शेर अंदर तो गया है पर वापस बाहर नहीं निकला है। वह समझ गया कि शेर अभी भी गुफा में छिपा बैठा उसका ही इंतजार कर रहा है। उस चालाक सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने गुफा के बाहर इंतजार किया और उसने वहीं से आवाज लगाई, अरे ओ मेरी बोलने वाली गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम पुकार कर बुलाती हो, आज तुम इस तरह से चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? जब भी मैं शाम को वापस आता हूं तो तुम मुझसे बातें करती हो, लेकिन आज बड्ढी चुप हो। तो आज ऐसा क्या हुआ है? गुफा से कोई आवाज नहीं आने पर सियार ने एक बार फिर आवाज दी। वह जोर से चिल्लाया, ओ गुफा, अगर तुमने रोज की तरह मुझसे बात नहीं की तो मैं यहां से चला जाऊंगा। गुफा में बैठे हुए शेर ने मन ही मन सोचा, हो सकता है शायद सच में यह गुफा बोलती हो और इस सियार को आवाज देकर बुलाती हो, और आज मेरे यहाँ होने से यह चुप है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूं। फिर शेर ने खुद ही सियार को बुलाने का मन बनाया और अंदर से जोर से आवाज लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं, जल्दी से अंदर आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है और उसकी राह देख रहा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहकर अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सियार ने भी अपनी चतुराई से यह समझ लिया कि गुफा में शेर है और अपनी जान बचाने में सफल रहा। वैसे हम अपनी चतुराई से किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आज की कहानी है गाय। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुखिया नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। दिन भर में यह गधा धोबी के बोझ उठाता था, लेकिन रात में उसे पास के मैदान में हरी घास खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन नजदीकी खेतों में चरने की बजाय वह आस-पास के खेतों में छुप जाता था और छुपकर अपनी पसंदीदा सब्जियां खाता था, और सुबह के पहले वह धोबी के घर लौट आता था। एक रात गधे की मुलाकात पास के खेत में घूमते हुए एक सियार से हुई। वे अच्छे दोस्त बन गए और हर रात मिलने लगे। गधा मोटा होने के कारण खेतों की बाड़ तोड़ने में सक्षम था। जब वह सब्जी खाता था, सियार टूटी हुई बाड़ से अंदर घुस जाता था और खेत में मौजूद मुर्गियां खा जाता था। सुबह के पहले वे अपने घर लौटते, फिर अगली रात मिलने का प्लान बनाते। ये कई दिनों तक चलता रहा। एक रात गधा सियार से बोला, भतीजे, आज रात जब पूरा चांदनी रात है तो मुझे गाने का मन है। कौन सा राग गाऊं? सियार ने चेतावनी देते हुए कहा, चाचा, हम यहाँ चोरी करने आए हैं। चोरों को जितना संभव हो सके चुप रहना चाहिए। मैं यह भी कह सकता हूँ कि आपकी आवाज इतनी सुहावनी नहीं है जितना आप सोचते हैं, और ऐसा लगता है जैसे शंख बजाया जा रहा हो। आपकी आवाज बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। इससे सोए हुए किसान जाग जाएंगे और आप हमें पकड़वा देंगे। सियार ने आश्वासन दी, कृपया चाचा, जितना चाहो खाओ और गाने को भूल जाओ। इससे गधा नाराज हो गया और उसने कहा, प्यारे भतीजे, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक जंगली जानवर हो, इसलिए तुम्हें संगीत पसंद नहीं है। मैं एक मधुर राग गाऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इसे सुन न लो। यह देखते हुए कि गधा गाने के लिए थाना हुआ है, सियार ने अब वहां रहने का जोखिम नहीं उठाया। उसने कहा, चाचा, अगर आपको गाना ही है तो कृपया तब तक इंतजार करें जब तक मैं बाड़ के बाहर जाकर किसानों पर नजर रखूं। वह बाड़ के बाहर भाग गया और छिप गया। फिर गधा तेज आवाज में रेंकने लगा। जब किसानों ने गधे को रेंकते हुए सुना तो वे पूर्णिमा की रोशनी वाले खेत में आसानी से देख सकते थे कि गधा उनके खेत में था। नाराज किसानों ने गधे को लाठियों से पीटना शुरू किया और उसे इतनी मार मारी कि वह जमीन पर गिर गया। फिर उन्होंने उसके गर्दन में एक लकड़ी की ओखली बांधी और उसे जाने दिया।
बेचारा गधा इतनी मार खाने के बाद जब टूटी हुई बाढ़ से होकर वापस लौट रहा था तो सियार ने हंसते हुए कहा, संगीतकार चाचा, वह एक महान राग था। मैं देख रहा हूँ कि किसानों ने आपको इस हार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कृपया सुनिए और यह ध्यान रखें कि हर चीज के लिए अपना सही समय और स्थान होता है। आज की कहानी है दुष्ट बगुला और केकड़ा। यह कहानी है एक जंगल की जहां एक आलसी बगुला रहा करता था। बगुला एक बड़ी झील के पास रहता था जो मछलियों और अन्य जल जीवों से भरी हुई थी। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक बार की बात है जब बगुला ऐसी ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह उस योजना के अनुसार वह सबके देखने के लिए वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और रोने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है? आप मछलियां पकड़ने के बजाय रो क्यों रहे हैं? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी मुझे कल ज्योतिषी बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए बारिश नहीं होगी और सूखा पड़ने वाला है। झील में पहले से ही बहुत अधिक पानी नहीं है और बहुत जल्द बारिश की कमी के कारण झील बहुत जल्द पूरी तरह सूख जाएगी, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़ा यह खबर सुनकर हैरान रह गया कि उन पर क्या बीतेगी और उसने ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। यह खबर सुनते ही हर कोई घबरा गया। उन्होंने बगुले पर विश्वास किया क्योंकि वह बिल्कुल भी मछली पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसलिए वे सलाह लेने के लिए बगुले से मिले। इस पर बगुले भगत ने कहा, यहां से कुछ कोस दूर एक झील है। यह पानी से भरी हुई है और कमल के फूलों से खूबसूरती से ढकी हुई है। झील में इतना पानी है कि अगर 24 साल तक बारिश न हो तो भी यह नहीं सूखेगी। हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां छोड़कर आ सकता हूं। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। उसने पहले ही उनका विश्वास जीत लिया था, इसलिए वे उसके चारों ओर एकत्र हो गए और अनुरोध किया कि वे उन्हें एक एक करके दूसरी झील पर ले जाएं और उन्हें बचाएं। दुष्ट बगुला अपनी योजना में सफल हो गया था। वह हर दिन उनमें से एक को दूसरी झील पर ले जाने के बहाने अपनी पीठ पर ले जाता था। वह उन्हें झील से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मारकर खा जाता। कई बार वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता। फिर वह कुछ देर बाद झील पर लौटता और झूठे संदेश सुनाता कि वे दूसरी झील में कैसे खुश हैं। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया में भी कैसे कैसे मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, लेकिन मैं ही आपका पहला दोस्त हूँ। कृपया मेरी जान बचाने के लिए मुझे दूसरे झील पर ले चलो। यह सुनकर बगुला खुश हो गया। उसने मन ही मन सोचा, हर दिन मछली खा के उब गया हूं। यह अच्छा है कि बदलाव के लिए मुझे आज एक केकड़ा खाने को मिलेगा। तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूं। यह कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़े ने वहां अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बगुले से पूछा, अरे बगुला भैया, ये हड्डियां किसकी हैं और झील कितनी दूर है? उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई झील नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली हैं। जब बगुले ने सच कबूल किया तो केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़ ली। कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए।
इसके बाद केंकड़ा लौटकर झील के पास गया। झील के अन्य जलीय जीव उसे वापस आया देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे उत्सुक हो गए और सभी प्रश्न पूछने लगे। तब उसने अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। कोई झील नहीं थी, हमें मूर्ख बनाया जा रहा था। बगुला एक धोखेबाज था और उसने जो झील सूखने के बारे में बताया वह सब झूठ था। वह रोज हम में से एक को यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान पर अपने भोजन के लिए ले जाता था। ये सब सुनकर उन सभी ने केंकड़े को उनकी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। कहानी है कुत्ता और गधा। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक धोबी रहता था। उसके पास एक कुत्ता और एक गधा था। कुत्ता मालिक के घर की रखवाली करता था और गधा प्रतिदिन अपनी पीठ पर कपड़ों का ढेर लादकर धोबी के घर और नदी तक ले जाता था। एक रात एक चोर धोबी के घर में घुस आया। कुत्ते ने चोर को देखा और भौंकना शुरू कर दिया। अपने कुत्ते का भौंकना सुनकर धोबी तुरंत उठ गया और चोर को पकड़ लिया। धोबी को अपने कुत्ते पर इतना गर्व महसूस हुआ कि उसने उस दिन से कुत्ते की विशेष देखभाल और ध्यान देना शुरू कर दिया। यह सब देखकर गधा ईर्ष्यालु और दुखी हो गया। उसने सोचा, मेरा मालिक सोचता है कि कुत्ता मुझसे अधिक उपयोगी जानवर है और इसलिए वह उससे अधिक प्यार करता है। गधे ने निष्कर्ष निकाला कि मालिक से अधिक मूल्य और प्यार पाने के लिए उसे अपने मालिक को दिखाना होगा कि वह भी कुत्ते की तरह उपयोगी हो सकता है। कुछ दिन बीत गए। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में एक और चोर ने धोबी के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जब चोर ने मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर कुत्ते को बैठा देखा तो वह डर गया और भाग गया। यह देखकर गधे ने सोचा, ये मेरे लिए अपने मालिक को दिखाने का सही मौका है कि मैं भी उसके लिए उसी तरह उपयोगी हूं जैसे कुत्ता है। वह अब से मेरा भी अतिरिक्त ख्याल रखना शुरू कर देगा। वह ऊंचे स्वर में रेंकने लगा। धोबी उठा और इधर-उधर देखने लगा। चूंकि चोर पहले ही भाग चुका था, धोबी को कोई नहीं मिला। आधी रात में उसकी नींद में खलल डालने के लिए उसे गधे पर गुस्सा आया। धोबी लाठी लेकर बाहर आया और बेचारे गधे को बहुत बुरी तरह पीटा। बेचारे गधे की हालत देखकर कुत्ते ने उससे कहा, मेरी नकल करने की कोशिश करने से बेहतर है कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ। गधे को उसकी मूर्खता समझ आ गई। इसके बाद गधा और कुत्ता अच्छे दोस्त बने रहे। गधे की भावना सही थी, लेकिन वह कुत्ते का काम करने चला था जो उसे आता नहीं था। तब से यह कहावत बन गई कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल दूसरों की नकल करने की कोशिश करने के बजाय हमें स्वयं का कार्य सही तरीके से करना चाहिए और दूसरों के किसी कार्य में सफलता को देखकर उस कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी काबिलियत क्या है और हम किस कार्य में सफल हो सकते हैं। आज की कहानी है बातुनी कछुआ। एक समय की बात है, एक जंगल में तालाब के किनारे 2 हंस रहते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। कछुआ बहुत बातूनी था। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक साल बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। पूरे बरसात के मौसम में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। तालाब का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा था। उसमें पलने वाले सभी प्राणी धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरने लगे। एक समय ऐसा आया जब तालाब का सारा पानी सूख गया। इस गंभीर समस्या के कारण कछुए का जीवन भी संकट में आ गया। उसने सोचा कि यदि मैं इस तालाब को छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। वही हंस भी इस संकट के कारण अपने मित्र की चिंता करने लगे और इस समस्या से निपटने के उपाय सोचने लगे। दोनों हंसों ने नया तालाब खोजने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक नए तालाब की खोज कर ली। एक दिन हंस कछुए के पास आए और बोले, मित्र, इस तालाब से 50 कोस की दूरी पर एक बड़ा सरोवर है जिसमें बहुत पानी है। वहां तुम आराम से रह सकते हो। यह सुनकर कछुआ बोला, 50 कोस दूर? मुझे वहां तक पहुंचने में ही महीनों लग जाएंगे। वहां पहुंचने से पहले मैं बीच रास्ते में ही मर जाऊंगा। दोनों हंस आसानी उड़कर उस तालाब तक पहुंच सकते थे, लेकिन कछुए के लिए यह संभव नहीं था। काफी सोचने के बाद
हंसों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कछुए से कहा, हम लकड़ी का एक टुकड़ा ले आएंगे, तुम उसे बीच में से मजबूती से पकड़ लेना। उसके सहारे हम तीनों उड़कर नए तालाब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हंसों ने कछुए को यह चेतावनी भी दी, मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना मुंह मत खोलना। अगर तुमने अपना मुंह खोल दिया तो उसी क्षण तुम आसमान से नीचे धरती पर गिर जाओगे। कछुए ने हंसों की बात को मान लिया और कहा कि वह अपना मुंह बंद ही रखेगा। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर आए। कछुए ने अपने दांतों से उसे पकड़ लिया। कछुए को लेकर दोनों हंस उड़ गए। रास्ते में एक गांव के लोगों ने जब उन्हें देखा तो वह चकित रह गए। वे चिल्ला चिल्लाकर एक दूसरे को यह अद्भुत दृश्य दिखाने लगे। नीचे हो रहे हंगामे और शोर के चलते कछुए की नजर गांव के लोगों पर पड़ गई। लोगों को अपनी ओर इशारा करते देख कछुआ अपने आप को रोक नहीं पाया। वह अपने दोस्तों ने दी चेतावनी को भूल गया और खुशी से चिल्लाया, देखो दोस्तों, कितने लोग हमें देख रहे हैं। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसे बहुत चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जब भी बोलना हो तो हमें समझदारी से बात करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कहीं भी बोलने से परेशानी हो सकती है। आज की कहानी है एकता का बल। एक समय की बात है। 4 दोस्तों का एक असामान्य समूह एक जंगल के अंदर रहता था। 4 दोस्त थे, एक हिरण, एक कौवा, एक चूहा और एक कछुआ। वे हर दोपहर एक छायादार बरगद के पेड़ के नीचे मिलते और घंटों बातें करते थे। एक दिन हिरण सामान्य समय पर नहीं आया। चूहा, कछुआ और कौवा चिंतित हो गए। चूहे ने कौवे से कहा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम इधर उधर उड़ो और देखो कि हिरण कहाँ है। कौवा ने सिर हिलाकर सहमति जताई और वह दूर उड़ गया। हिरण को खोजने के लिए उसे बहुत दूर तक नहीं उड़ना पड़ा। दुर्भाग्य से हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया था। मित्र हिरण, क्या हुआ? कौवा चिल्लाया। हिरण ने आह भरते हुए कहा, मैं आमतौर पर जहाँ अपना कदम रखता हूँ वहाँ बहुत सावधान रहता हूँ, लेकिन यह जाल अच्छी तरह छिपा हुआ था। अब मैं फंस गया हूँ। शिकारी के यहाँ पहुँचने में बस कुछ ही समय की बात है। मुझे कुछ मदद मिलेगी? कौवे ने फड़फड़ाते हुए कहा। वह तेजी से उड़कर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां चूहा और कछुआ इंतजार कर रहे थे। उसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। दोस्त कछुए, तुम यहीं रुको। मैं कौवे के साथ जाऊंगा और अपने तेज दांतों से उस जाल को काट दूंगा जिसमें हमारा दोस्त फंसा हुआ है। कौवे ने चूहे को अपनी चोंच में उठाया और तेजी से उस स्थान पर उड़ गई जहां हिरण फंसा हुआ था। हिरण अपने दोस्तों को देखकर खुश हुआ। चूहा जाल को काटने लगाता है। ये कठिन काम था, लेकिन जल्द ही हिरण आजाद हो गया। धन्यवाद दोस्त। जाल से बाहर निकलते ही हिरण बोला, लगता है हमारा दोस्त आजाद है। झाड़ियों से आवाज आई। ये कछुआ था जो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक आया था। उसी क्षण शिकारी आ पहुंचा। हिरण तेजी से भागा। कौवा उड़ गया। चूहा ने छिपने के लिए तुरंत एक गड्ढा खोदा, लेकिन कछुआ बहुत धीमा था। शिकारी यह देखकर हैरान रह गया कि जाल कट गया है, लेकिन तभी उसकी नजर धीरे धीरे घूम रहे कछुए पर पड़ी। मैंने हिरण खो दिया, लेकिन यह कछुआ बढ़िया सूप बनाएगा। उसने मन ही मन सोचा और कछुए को रस्सी से बांध दिया। अरे नहीं, हमने अपना दोस्त खो दिया है। नहीं, अभी भी उम्मीद है। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने 2 दोस्तों को एक योजना बताई। कछुए को अपनी पीठ पर बिठाकर शिकारी गांव की ओर वापस चला गया। रास्ता उसे एक झील के पार ले गया। उसने घास पर एक हिरण का शव पड़ा देखा। एक कौवा हिरण के सींग पर बैठा उसकी आंखों में चोंच मार रहा था। शिकारी को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने एक हिरण खो दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा मिल गया है और मुझे इसे मारना भी नहीं है, उसने खुद से कहा। कछुआ मुस्कुराया। उसके दोस्त उसे बचाने आए थे। शिकारी ने कछुए को जमीन पर छोड़ दिया और हिरण की ओर भागा। चूहा झाड़ी से बाहर भागा और जल्दी से रस्सी काट दी। कछुआ आज जहाद था। मित्र कछुआ, भागो! चूहा चिल्लाया। कछुए के लिए
वह बहुत तेजी से सीधे झील की ओर चला गया। इस बीच शिकारी हिरण के पास पहुंच ही गया था। कौवा देख सकता था कि कछुआ अब झील में सुरक्षित है। वह चिल्लाया, काव 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 काव, और उड़ गया। वह संकेत था। हिरण उछलकर खड़ा हो गया और भाग गया। शिकारी के पास उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं था, और जब वह पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि कछुआ भी गायब है। चारों दोस्त तेजी से वापस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। कछुए ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। दोस्ती में मिलजुल कर काम करने से हम सभी मुश्किलें पार कर सकते हैं। जैसे हिरण, कौवा, चूहा और कछुआ ने एक दूसरे की मदद की और मिलकर समस्याओं को हल किया, वैसे हम भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। इस एकता और सहयोग से हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और नई कहानियों के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।